नमस्कार। अरुणा विलेचा की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम कक्षा 9वीं कोर्स बी स्पर्श भाग 1 पाठ 2 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा के पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नोत्तर पर चर्चा करें। इससे पिछली वीडियो में हमने इस पाठ का सार पढ़ा था। आशा है आप बच्चों को पाठ का अर्थ पूरा समझ में आ गया होगा। तो चलिए आइए आज हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। तो पहला जो मौखिक प्रश्न था वो है अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो अग्रिम दल के नेतृत्व जो थे वो प्रेमचंद कर रहे थे। प्रश्न 2, लेखिका को सागर माथा नाम क्यों अच्छा लगा। लेखिका ने नमचे बाजार से सर्वप्रथम यानी सबसे पहले एवरेस्ट को निहारा यानी देखा, जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है। लेखिका को यह नाम अधिक अच्छा प्रतीत होता था। नेपाली एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से पुकारते हैं यानी सागर का मस्तक। सागर से ऊपर है ये और समुद्र तल से कितना ऊंचा है ये एवरेस्ट पर्वत। ये लगभग 8000 से ऊपर है, 8869 मीटर की ऊंचाई पर है और ऐसा लगता है जैसे ये सागर का माथा ही हो। तो इसलिए लेखिका को सागर माथा नाम बहुत अधिक अच्छा लगा। प्रश्न 3 है, लेखिका को ध्वज जैसा क्या लगा। लेखिका ने जब सागर माथा को देखा था, ऊपर से एवरेस्ट को देखा उसने, तो लेखिका बताती है कि वहां जो है एक भारी जो था बर्फ का बड़ा सा फूल पर्वत शिखर पर लहराता हुआ प्रतीत होता था, क्योंकि हवा की गति तेज थी। हवा की तेज गति के कारण बर्फ जो थी ऊपर जो थी वो उड़ती से प्रतीत होती थी। यह शिखर की ऊपरी सतह पर लगभग 150 मीटर के ऊपर पर था और तेज गति की हवा चलने के कारण जो था वो बर्फ का जो बड़ा सा फूल था वो खिलता लहराता ध्वज के समान प्रतीत होता था। प्रश्न 4, हिम संकलन से कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुए। लेहत्से की ओर एक बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा जो था नीचे खिसक कर गिर गया था, यानी बर्फ की जो बड़ी चट्टान थी वो खिसक कर नीचे आई थी। तो बर्फ की चट्टान का खिसकना, बर्फ का गिरना जो है वो हिम संकलन कहलाता है। तो हिम संकलन के कारण जो था उसमें 16 जो शेरपा कुल्ली थे दल, उनमें से एक की मृत्यु हो गई थी और 4 घायल हो गए थे। कुल दल में लोग जो थे 16 थे, इसमें से एक की मृत्यु हुई थी और 4 घायल हुए थे। हिम संकलन का अर्थ आप याद रखना, हिम संकलन यानी कोई बर्फ की बड़ी सी चट्टान हो जो खिसक कर नीचे गिर जाए। ग्लेशियर है, ग्लेशियर से बर्फ पिघलती है, पिघल कर गिरती है। तो जहां लोहत्से में वो ठहरे थे वहां से बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा आकर नीचे गिरा था। प्रश्न 5 है, मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने क्या कहा। अवसाद होता है दुख, पीड़ा। मन बेहद बेचैन, विचलित हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, दुखी हो जाता है तो अवसाद कहलाता है। जब दुख में डूब जाते हैं तो वो शब्द अवसाद कहलाता है। तो मृत्यु के अवसाद को देखकर, मृत्यु का अवसाद किनको था, जब इन लोगों को पता लगा था कि एक की मृत्यु हुई है और दुख घायल हो गए थे लोग, तो ऐसे में जो थे वो थोड़ा विचलित हो चुके थे। तो मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर, जो उनका नेतृत्व करने वाले थे, मुखिया जो थे कर्नल खुल्लर, उन्होंने कहा एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों और कभी कभी तो मृत्यु को भी सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए, अर्थात मृत्यु से विचलित नहीं होना चाहिए। जब इतना बड़ा कठिन काम करें, खतरों वाला काम करें, इस खतरे में कभी कभी ऐसा होता है कि किसी न किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उस समय विचलित ना होकर अपने अभियान कार्य को जारी रखना चाहिए। तो उन्होंने हौसला बढ़ाने के लिए सब बातें कही थी। प्रश्न 6 है, रसोई सहायक की मृत्यु कैसे हुई। जहां वो ठहरे थे वहां की जलवायु अनुकूल नहीं थी। उस अनुकूल जलवायु के ना होने के कारण वहां के एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। प्रश्न 7 है, कैंप 4 कहां और कब लगाया गया था। कैंप 4 जो था साउथ कोल में 29 अप्रैल 1984 को अंगद्रोजी, लेप्सांग और गगन बित्सा द्वारा लगाया गया था। ये लगभग 7900 मीटर ऊपर का ये कैंप जहां लगाया गया था। प्रश्न 8 है, लेखिका ने शेरपा कुल्ली को अपना परिचय किस प्रकार दिया। लेखिका ने शेरपा कुल्ली को अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं भी औरों की तरह पर्वतारोही। अभी कहा यहाँ पर कौन सा शेरपा कुल्ली जो था कि जो वहां मिलने, जो वहां को लेखिका को रोकता है कि उसे इतना ऊपर नहीं जाना चाहिए, खतरों से नहीं खेलना चाहिए, हवा अनुकूल नहीं है तो वो नीचे ना जाए। लेखिका तब कहाँ जा रही थी, चाय का और पानी का प्रबंध करने के लिए तरबस लेकर नीचे जा रही थी। उसने कहा था कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा, अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं भी औरों की तरह पर्वतारोही हूँ। मैं शरीर रूप से ठीक हूँ,
अतः मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद करनी चाहिए। प्रश्न 9 है, लेखिका की सफलता पर कर्नल कुल्लन ने उसे किन शब्दों में बधाई दी? लेखिका की सफलता पर कर्नल कुल्लन ने उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता-पिता को बधाई देना चाहूंगा। देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस लौट जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। कैसे भिन्न होगा? क्योंकि तब तो वो सामान्य महिला थी, अब वो कौन बन गई है? पहली महिला पर्वतारोही बन गई है, भारतीय। तो ऐसे में नाम उन्होंने देश का कमाया, माता पिता को गौरवान्वित किया, इसलिए कर्नल कुल्लन ने उन्हें बधाई दी। और ये कैसे संसार में लौटी? जो पहले के संसार से बिल्कुल भिन्न था। अब आते हैं लिखित प्रश्नोत्तर। इनमें जो है पहला प्रश्न आता है, नजदीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा लगा? हालांकि एवरेस्ट शिखर को लेखिका 2 बार पहले देख चुकी थी, लेकिन दूर से। जब उसने नजदीक से एवरेस्ट को देखा तो वो चक्की रह गई। उसने बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन एवरेस्ट पर्वत पर अन्य दूसरे श्रेणियों को पास से देखा। वे इसके सौंदर्य को देखकर अभिभूत हो गई, मंत्रमुग्ध हो गई। वे ल्होत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को बहुत देर तक निहारती रही। यानी जब उसने पर्वत को देखा, एवरेस्ट को देखा नजदीक से, तो बहुत अधिक अभिभूत हो गई थी, बहुत अधिक रोमांचित हो रही थी। प्रश्न 2 आता है, डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या जानकारियां दी? डॉक्टर मीनू मेहता जो उनके साथ गई थी, उन्होंने जो था वहां पर चढ़ाई करने के लिए जो सुविधाएं चाहिए, किन किन कठिनाइयों का सामना हो सकता है, उनको कैसे किया जाना चाहिए, उसके बारे में बहुत सारी जानकारियां दी थी। तो क्या क्या जानकारियां दी उन्होंने? एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुल बनाना होगा, पुल बनाया जाएगा ताकि चढ़ने में कहीं आसानी हो सके। लट्ठों और रस्सियों का उपयोग करना सिखाया उन्होंने। बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधने का कार्य व अग्रिम दल के जो अभियांत्रिक कार्य थे, उन सब के बारे में ये डॉक्टर मीनू मेहता ने उन्हें जानकारी दी। प्रश्न 3 आता है, तेनजिंग ने लेखिका की तारीफ में क्या कहा? तेनजिंग ने लेखिका की तारीफ में कहा कि तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही पहुंच जाना चाहिए था। अर्थात तेनजिंग को लेखिका में पर्वतीय लड़की के सारे गुण दिखाई दिए और उसकी सफलता के प्रति वे आश्वस्त थे और उनकी भविष्यवाणी सच हुई थी। बेस कैंप में जब ये लोग ठहरे हुए थे, तब तेनजिंग अपनी बेटी के साथ उन्हें मिलने के लिए आए थे। तब सब बारी बारी सबसे परिचय हो रहा था। उस परिचय में लेखिका ने कहा, तो मैं तो नौसिखिया हूँ। तब ये सारी बातें तेनजिंग ने लेखिका से कही थी उनका हौसला बढ़ाने के लिए, और उनकी भविष्यवाणी क्या सच हुई थी कि वो पर्वतारोही बनी थी, पहली भारतीय। अब आता है प्रश्न 4, लेखिका को किनके साथ चढ़ाई करनी थी? साउथ कोल पहुंचकर लेखिका को अगले दिन अपने पर्वतारोहण जो दल था उसके साथ चढ़ाई करनी थी। उनके दल में कौन थे? जय थे और डॉक्टर मीनू मेहता जैसे सदस्य शामिल थे, लेकिन वो थोड़े पीछे रह गए थे, धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वो भारी बोझ को लादे हुए थे और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। तो ऐसे में वो लोग थोड़े पीछे रह गए थे, लेखिका पहले पहुंच गए थे। पर प्रश्न 5 आता है, लोब्सांग ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया? अभी कौन सा तंबू था? जब हिम संकलन हुआ था, यानी बर्फ के टुकड़े जब गिरे थे, जब जो है बेचंद्री पाल जो थी उसमें दब गई थी, तो उस बात का प्रसंग यहाँ पर आ रहा है। लोब्सांग ने अपनी स्विस छुरी की मदद से तंबू का रास्ता साफ किया। तंबू के रास्ते पर एक बड़ा बर्फ का पिंड गिर गया था, इससे एक विशाल हिमपुंज बन गया था, इसमें कैंप को तहस नहस कर दिया है। लोब्सांग ने छुरी से जमी हुई बर्फ की खुदाई की और उन्हें लेखिका को बर्फ की कब्र से बाहर खींचा। और अगर पल भर की भी देरी हो जाती तो सांस रुक सकती थी, क्योंकि बहुत देर तक लेखिका जो थी बर्फ में दबी रही थी, जहाँ उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल था, और अगर कुछ ज्यादा देर हो जाती तो उनका जीवित बचना भी संभव नहीं था। अगला प्रश्न आता है, साउथ पोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी कैसे की? साउथ पोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। जो सामान इकट्ठा करना था शुरू किया। उसने खाना, कुकिंग गैस और कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। लेखिका अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने के विचार से एक थर्मस में जूस और दूसरे थर्मस में चाय भरने के लिए नीचे वाले
कैंप में आई थी। दीर्घ प्रश्नोत्तर में पहला आता है, उपनेता प्रेमचंद ने किन स्थितियों से अवगत कराया। यानी ये अग्रिम दल के नेता थे, सबसे आगे गए थे, तो इन्होंने वहां के बारे में कौन कौन सी जानकारियां, बाकी पीछे जो आने वाले पर्वतारोही थे, दल थे, उसको कौन कौन सी जानकारियां दी थी, क्या क्या कहा था। तो यहाँ आता है कि अभियान दल के जो उपनेता हैं प्रेमचंद, अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, यानी सबसे लीडर, सबसे आगे चल रहे थे। वे 26 मार्च को पेरिस लौट आए और आकर उन्होंने पहली जो बड़ी बाधा जो थी वो खुम्बू हिमपात की स्थिति से अवगत कराया। यानी खुम्बू जगह पे लगातार हिमपात हो रहा है, बर्फ जो है गिर रही है। उन्होंने बताया कि बर्फ जो कैंप जो है एक 6000 मीटर ऊपर है और जो कि हिमपात के ठीक ऊपर ही है। वहां तक जाने का रास्ता साफ कर दिया गया। यानी जो अग्रिम दल आगे गया था, जिन्होंने रास्ता साफ करने का दल कार्य किया था, झंडियां लगाने का, रस्सियां बांधने का, पुल बनाने का, तो उन्होंने ये सारे कार्य कर दिए थे। तो उन्होंने बताया कि पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर और झंडियों से रास्ता चिन्हित कर दिया है। सारी बड़ी बाधाओं का जायजा ले लिया गया है। यानी देख लिया गया है कि आगे का मार्ग कैसा है, ताकि जो ये दल आगे जाएगा तो किन किन बाधाओं का उनको सामना करना पड़ेगा, किस प्रकार ये जा पाएंगे। उन्होंने ये भी बताया जो ग्लेशियर बर्फ की नदी है, अभी बर्फ गिरना जारी है, हिमपात के कारण सारा काम व्यर्थ भी हो सकता है। यानी जो जो काम वो करके आए हैं अभी नीचे, हो सकता है हिमपात जो पड़ रहा है, बर्फ जो गिर रही है, और ऐसे में कोई बड़ा ग्लेशियर कोई कुछ गिर जाता है, कुछ भी ऐसा, तो जो सारी व्यवस्था करके आए हैं वो लोग, हो सकता है वो व्यर्थ हो जाए। हमें सारा रास्ता खोलने का हम दोबारा भी करना पड़ सकता है। यानी उन्होंने आकर इस बात की जानकारी दी कि जो सारे वो कार्य करके आए हैं, हो सकता है उन्हें जो है हिमपात के कारण दोबारा सारे कार्य करने पड़ जाएं। अगला प्रश्न आता है, हिमपात किस प्रकार होता है और उससे क्या क्या परिवर्तन आते हैं, यानी बदलाव आते हैं। हिमपात क्या होती है? बर्फ का गिरना। बर्फ जब गिरती है पहाड़ों से ऊपर तो वो हिमपात कहलाती है। कभी कभी बर्फ के भारी टुकड़े भी गिरते हैं। हिमपात अनिश्चित और अनियमित होता है, कब कहाँ कैसे गिरने लग जाए उसका कुछ अंदाजा ही नहीं होता। इससे अनेक प्रकार के परिवर्तन आते हैं। ग्लेशियर के बहने से अक्सर जो है बर्फ में हलचल हो जाती है, जिससे बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाती हैं। इससे धरातल पर दरारें पड़ जाती हैं, यानी त्रेड़ पड़ जाती है, दरारें पड़ जाती हैं, और ये दरारें जो है बहुत बार गहरे चौड़े हिम विवर में, गड्ढों में बदल जाती हैं, और कभी कभी तो ये स्थिति बहुत ही खतरनाक रूप धारण कर लेती है। प्रश्न 3, लेखिका के तंबू में गिरे बर्फ पिंड का वर्णन किस प्रकार किया गया है। लेखिका के तंबू में गिरे बर्फ पिंड का वर्णन इस प्रकार किया गया है। 15 और 16 मई 1984 को बुध पूर्णिमा की रात को लगभग 12:30 बजे लेखिका का कैंप जो था, कैंप 3 जहां वो ठहरे थे, नायलन के तंबू के ऊपर जो था एक बड़ा भारी बर्फ पिंड आकर गिरा। यह लेखिका के सिर के पिछले हिस्से टकराया, जिससे उसकी नींद खुल गई। यह बर्फ पिंड जो था कैंप के ऊपर, ठीक ऊपर लाहौल से ग्लेशियर से टूटकर नीचे गिरा था और इसका विशाल हिमपुंज बन गया था। हिमखंडों बर्फ के टुकड़ों पर जमी हुई बर्फ के इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेल की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए कैंप को तहस नहस कर दिया। इससे प्रत्येक व्यक्ति को चोट लगी, लेकिन पर सुखद आश्चर्य ये था कि किसी की भी मृत्यु नहीं हुई थी। प्रश्न 4 आता है, लेखिका को देखकर की हक्का बक्का क्यों रह गया। लेखिका के दल में जो जय थे और की थे, अब इनमें से जो की जो है वो हक्का बक्का क्यों रह गया। लेखिका अपने दल के सदस्यों की मदद करने की दृष्टि से एक थर्मस में जूस और दूसरे थर्मस में चाय लेने के लिए नीचे आई थी। तब बर्फीली हवा चल रही थी, नीचे जाना खतरनाक था। लेखिका को पहले जय जिनेवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला था। उसने हालांकि लेखिका को और आगे जाने से रोकने की कोशिश की थी, क्योंकि रास्ता खतरनाक था, बर्फीली हवा चल रही थी। मगर लेखिका को आगे जाना था, की से भी मिलना था, तो थोड़ा और नीचे आगे जाने पर उसे की दिखाई दिया। वह लेखिका के नीचे उतरने पर हक्का बक्का रह गया। क्यों? क्योंकि उसे यह लगा कि यह काम तो जोखिम भरा काम है। उसने लेखिका से पूछा भी, तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बेचंद्री। तो की के विचारानुसार बेचंद्री को नीचे उतरने की जोखिम नहीं उठानी चाहिए थी। उसके इस जोखिम भरे कार्य के कारण ही की जो था हक्का बक्का रह गया था। प्रश्न 5, एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए
कुल कितने कैंप बनाए गए और उनका वर्णन कीजिए। एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए निम्नलिखित 6 कैंप लगाए गए थे और 7वां जो था उनका अंतिम पड़ाव यानी एवरेस्ट का शिखर था। तो पहला जो बेस कैंप था, यह कैंप जो था काठमांडू के शेरपा लैंड में लगाया गया था। यहाँ से असली चढ़ाई शुरू होनी थी। पर्वतीय दल के जो नेता कर्नल फुल्लर थे, यहीं से पर्वतारोहियों का मार्गदर्शन कर रहे थे। सारी सुविधाएं भी यहीं एकत्रित की गई थी और यही जगह थी जहाँ तेनजिंग भी अपनी सबसे छोटी पुत्री डेगी के साथ इन पर्वतारोहियों से मिलने के लिए आए थे। फिर आता है कैंप 1। यह कैंप जो था 6000 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया था। इस कैंप में लेखिका और एक अन्य महिला जो है रीता गोम्बू सबसे पहले पहुंची थी। उन्होंने कर्नल फुल्लर को वॉकी टॉकी से अपने यहाँ पहुंचने की जानकारी दी थी। यहाँ उन्हें सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करना था। उसके बाद आता है कैंप 2। 16 मई को प्रातः 8 बजे सभी लोग इस कैंप पर पहुंचे। यह चढ़ाई के रास्ते में था। कैंप 3 के हादसे में घायल लोगों को पहले यहाँ लाया गया, फिर यहाँ से सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटों अथवा टूटी हड्डियों के कारण बेस कैंप में भेजा गया था। कैंप 3, इसमें 10 व्यक्ति थे। यह नायलॉन से बना तंबू था। इसे लाहौत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाया गया था। यहीं पर रात 12:30 बजे ग्लेशियर से बर्फ का खंड जो था टूटकर नीचे आ गिरा था। कैंप 4, यह कैंप 29 अप्रैल 1984 को अंग दोरजी लोब्सांग और गगन विप्सा ने 7900 मीटर की ऊंचाई पर लगाया था। कैंप इसके बाद आता है साउथ कोल कैंप। यहाँ से लेखिका को जय और मीनू के साथ अगले दिन महत्वपूर्ण और अंतिम चढ़ाई करनी थी। अंगदरोजी बिना ऑक्सीजन के चढ़ना चाहते थे और कोई उस समय उनके साथ जाने को तैयार नहीं था, तो बेचेंद्री ने उनके साथ जाने का निर्णय किया था। अतः 6:20 पर सुबह दोनों ने साउथ पोल से चढ़ाई आरंभ की थी। अब आता है अंतिम पड़ाव। ये अंतिम पड़ाव यानी शिखर कैंप, वहां जहां ये लोग पहुंचे थे। लेखिका और अंगदरोजी 2 घंटे में वहां पहुंच गए थे। तो ये जो 23 मई 1984 का दोपहर का समय था, 1:07। यहाँ बेचेंद्री पाल जो थी सबसे पहले पहुंचने वाली भारतीय महिला बन गई थी। तो ये अंतिम पड़ाव था जहां वो अंगदरोजी के साथ पहुंची थी। अब आता है प्रश्न 6। चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी की स्थिति कैसी थी? चढ़ाई के समय एवरेस्ट पर जमी बर्फ सीधी और ढलाऊ थी, यानी ढलानदार थी। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। जमी हुई बर्फ की सीधी व ढलाऊ चट्टान इतनी सख्त और बुरबुरी थी कि मानो शीशे की चादर बिछी हो। अभियान दल के सदस्यों को बर्फ काटने के लिए फावड़े का प्रयोग करना पड़ा। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके और भुरभुरी हवा बर्फ के कणों के कारण चारों ओर उड़ते प्रतीत होते थे। ऐसे में कुछ पल भर के लिए कुछ दिखाई देना बंद हो जाता था। एवरेस्ट की जो चोटी है वो शंकु आकार की थी। ऐसी थी कि जहां 2 व्यक्ति भी एक साथ खड़े नहीं हो पाते थे। ढलान थी, सुरक्षा की दृष्टि से वो अत्यधिक खतरनाक जगह थी। प्रश्न 7। सम्मिलित अभियान में सहयोग और सहायता की भावना का परिचय बेचेंद्री के किस कार्य से मिलता है? सम्मिलित अभियान यानी बहुत सारे लोग मिलकर किसी अभियान को करते हैं, एक साथ कोई काम करते हैं, तो सम्मिलित अभियान कहलाता है। इसमें लोगों को का फर्ज बनता है वो एक दूसरे की सहायता करें। तो कौन सा ऐसा प्रसंग आता है जिससे पता लगता है कि बेचेंद्री ने सबकी सहायता की भावना उसके मन में है, सहयोग की भावना उसमें है? तो यहाँ आता है कि लेखिका ने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने का निश्चय किया। इसके लिए उसने एक थर्मस को चाय से और दूसरे थर्मस को गर्म पानी से भरने का विचार किया। इसलिए वह बर्फीली हवा में अपने तंबू से बाहर निकली और नीचे उतरने लगी। जय ने इसके इस प्रयास को खतरनाक बताया, तो बिचेंद्री ने जवाब दिया कि मैं भी औरों की तरह पर्वतारोही हूँ, इसलिए इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए। यह भावना उनकी वास्तव में उनकी सहयोगी प्रवृत्ति को दर्शाती है। अब आते प्रश्न आशय स्पष्ट करना। एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी-कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। यह कथन किसने कहा, कब कहा, इसका अभिप्राय क्या है? तो हम आशय में यही लिखते हैं। यह कथन किसने कहा था? कर्नल फुलर ने कहा था।
इस कथन का आशय ये था कि जो एवरेस्ट की चढ़ाई है, एक बहुत बड़ा अभियान है, बहुत बड़ा कार्य है और खतरनाक भी है। और ऐसे खतरनाक अभियान करते समय अगर किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो हमें विचलित नहीं होना चाहिए, उसे सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए क्योंकि बड़े-बड़े अभियानों में कभी-कभी ऐसे हादसे हो जाते हैं, तो लोगों को निराश हताश होकर बैठ नहीं जाना चाहिए, अपने अभियान को जारी रखना चाहिए। अगला आशय स्पष्ट आता है, सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और उस दरार का गहरे चौड़े हिमविवर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। इससे भी ज्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रयास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन पर्वतारोहियों और कुल्लों को प्रतिदिन छूता रहेगा। तो इस कथन का आशय ये है कि हिमपात के कारण जो था यानी जो बर्फ गिर रही थी, बर्फ के खंडों के दबाव से कभी-कभी क्या होता है धरती पर दरारें पड़ जाती हैं और ये दरारें गहरी और चौड़ी जाती हैं, हिम दरेर पड़ जाती है यानी बर्फ में दरारें पड़ जाती हैं और ऐसा ख्याल आना बड़ा काफी खतरनाक हो जाता है क्योंकि उसमें फंसने का गिरने का खतरा रहता है। और तब तो ये और ज़्यादा खतरनाक बात तब बन जाती है जब आपको पता हो कि आने वाले समय में आपको बार-बार इन बर्फीली हवाओं का सामना करना पड़ेगा। जितने भी पर्वतारोही वहाँ जा रहे थे, खुद भी जा रहे थे, उन्हें ये अंदाज़ा पहले से ही था कि बार-बार जो था हिमपात होता रहेगा, उन्हें इन सारे भयंकर हिमपातों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ये जो बात जो थी बहुत अधिक खतरनाक थी, तो भी उन लोगों ने साहस नहीं छोड़ा। फिर आता है प्रश्न 3 आशय स्पष्ट बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और उसको उनको बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। ये प्रसंग तब का है जब बिछेंद्री पाल जो है लेखिका जो है वो एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गई थी। तो जब वो पहुंची जो एवरेस्ट का शंकु था चोटी जो थी वो इतनी ज्यादा चौड़ी नहीं थी कि वहां 2 जने खड़े हो सके। तो पहले तो उन्होंने किस तरह से बर्फ को थोड़ा तराश कर बना के अपना रास्ता बनाया, थोड़ा बैठने की जगह बनाई। वहां बैठने के बाद घुटनों के बल वो बैठ गई। बैठने के बाद उसने सबसे पहले बछेंद्री पाल ने सबसे पहले बर्फ पर अपना माथा लगाई यानी सागर माता को चूमा। इसके बाद वो बिना उठे ही उसने चुप वहीं बैठे बैठे ही घुटनों के बल बैठे बैठे ही अपने थैले में से जो वो दुर्गा माँ का चित्र लेकर आई थी, साथ ही हनुमान चालीसा लेकर आई थी, उन्होंने वो उनको निकाला, लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी वहां उन्होंने पूजा अर्चना की। उसके बाद उसने इन सारी चीजों को वहां के बर्फ में दबा दिया। लेखिका के लिए ये क्षण अत्यंत गौरव का क्षण था। इस घड़ी में उन्हें अपने माता पिता का स्मरण हुआ। इस प्रकार 23 मई 1984 को वह एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला बन गई। आशा है आपको पाठ के प्रश्नोत्तर सारे समझ में आ गए होंगे। अगर प्रश्नोत्तर में आपको किसी भी तरह की कोई असुविधा है, कोई संदेह है, कोई शंका है और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में अवश्य लिखकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।